तमाम तलबा और तालिबात को तौफ़ीक अंसारी का आदाब, सलाम मसनून। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफ़ीक स्टडी ज़ोन, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने उर्दू कवायद के मुतल्लिक़ अहम मालूमात यानी एराब का बयान लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अभी एराब का बयान चल रहा है, उसके मुतल्लिक़ मैं कुछ अहम मालूमात लेकर हाज़िर हुआ हूँ, पार्ट 5। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला है एराब का बयान। एराब किसे कहते हैं? हरफ़ों की आवाज़ को सही ढंग से अदा करने के लिए कुछ निशानियाँ मुकर्रर की गई हैं। उन्हीं निशानियों या अलामतों को एराब या हरकत व सकनात कहा जाता है। यानी एराब का इस्तेमाल उर्दू में किया जाता है। अगर हम नहीं करेंगे तो उर्दू को सही ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे। उर्दू को सही ढंग से पढ़ने और लिखने के लिए एराब का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले है जज़म कहते हैं। जज़म जो हल्का दाल की तरह होता है, इसको कहते हैं जज़म। जज़म को सकून भी कहा जाता है। ये जिस हर्फ पर होता है वह साकिन होता है, उसमें हरकत नहीं होती है। जज़म से पहले वाला हर्फ अपने यानी ज़बर, ज़ेर या पेश के मुताबिक उससे जुड़ता है, उसे दाल की तरह ज़ाहिर करते हैं। यानी अभी हमने कहा कि जज़म को दाल की तरह ज़ाहिर करते हैं, यानी दाल की तरह लिखा जाता है। ये जिस हर्फ पर होता है वह हर्फ साकित होता है, यानी उसे दाल की तरह निशान से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे चल में, चल यहाँ पर हमने पढ़ा है, तो चल में क्या है? चे पे ज़बर है और लाम पे क्या है? जज़म है, यानी दाल की तरह है। जज़म के मतलब होता है दाल की तरह, उसको हम जाहिर करते हैं। चल, चुंगल, चे पे पेश है, नून पे क्या है? नून पे यहाँ पर जज़म है। जज़म को सकून कहा जाता है, नहीं साकित। जिस हर्फ पे होता है वह हर्फ साकित होता है, वगैरह वगैरह। जिस हर्फ पर कोई हरकत ना हो उसे साकिन कहते हैं। और चुप रह में पे और है साकिन है, इसको हम कहते हैं जज़म। जज़म को दाल की तरह जाहिर करते हैं, उसका जो निशान है वो दाल की तरह होता है, इसको कहते हैं जज़म। आपको उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। उसके जज़म को मैंने अभी कहा है कि जज़म में क्या होता है? दाल की तरह हम जाहिर करते हैं। जज़म को दाल की तरह जाहिर करते हैं। ये जिस हर्फ पे होता है, जैसे मान लीजिए जैसे ज़बर होता है, इससे पहले मैंने ज़बर, ज़ेर, पेश के बारे में बताया था कि ज़बर जिस पे होता है वह हर्फ, जिस हर्फ पे होता है वह हर्फ हरकत करता है, मुतहरिक होता है। और ये जज़म जिस हर्फ पे होता है वह साकित होता है, साकिन होता है। जैसे मान लीजिए आपका रात है, तो रे पे क्या है? ज़बर है, रात। तो अलिफ पे क्या है? रे के साथ अलिफ पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे नहीं। जैसे मान लीजिए आपका अभी हमने पढ़ा है अब, जैसे हमने कहा अब, तो अलिफ पे क्या है? ज़बर है, बे पे क्या है? जज़म है, इसीलिए अलिफ बेजा अब। तो जिस हर्फ पे होता है वह हर्फ साकित होता है, जज़म। जैसे अब है, उसके बाद आपका रब है, रस है, इसको कहते हैं जज़म। रे बे पे जज़म है, रे सीन पे क्या है? जज़म है। उसके बाद होता है 5 नंबर है मद कहते हैं। मद इस तरह होता है। मद एक किस्म की अलामत है जिसके मानी है लंबा करना या खींचना के हैं। इसलिए ये जिस हर्फ पर इस्तेमाल होता है, ये जिस हर्फ पर इस्तेमाल होता है, पर यहाँ पर छूट गया है, जिस हर्फ पर इस्तेमाल होता है उस हर्फ को खींच कर पढ़ा जाता है। उस हर्फ को क्या करेंगे? खींच कर पढ़ा जाता है, यानी उसकी आवाज़ दुगनी होती है। अरबी में मद 2 तरह की होती है, बड़ी मद और छोटी मद। लेकिन उर्दू में सिर्फ छोटी मद, और वो भी सिर्फ अलिफ पर मुश्तमिल है, इसलिए उस अलिफ को अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आमद है, आखिर है, आ है, आस है, वगैरह वगैरह, इसको कहते हैं। यानी उर्दू में सिर्फ छोटी मद का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी अलिफ पे। तो अलिफ उसको हम कहते हैं अलिफ ममदूदा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके मिसाल हम देख सकते हैं। जैसे मद को हम इस तरह जाहिर करते हैं, इस तरह इसका निशान होता है मद।
मद के मतलब होता है खींचना, लंबा करना। अब जैसे आम है, आग है, आन है, इस तरह के इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा, जो आपने इससे पहले पढ़ा था इल्म हिज़्ज़ा के बारे में। जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने पढ़ाया था अलिफ ममदूदा। तो इस तरह के अलिफ को हम क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा। उसके बाद होता है तस्दीद। तस्दीद के मतलब होता है, तस्दीद जो होता है वो इस तरह का उसकी निशान होती है तस्दीद, यानी उल्टा डाबलू। यानी तस्दीद एक अलामत है जिसके मानी है दोबारा के। ये जिस हर्फ पे होता है वो हर्फ दो बार लिखा जाता है। जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ को 2 बार पढ़ना हो तो उस हर्फ के ऊपर तस्दीद लगाई जाती है। तस्दीद जिस हर्फ पर लगती है उस हर्फ को मुसद्दिद कहते हैं। मुसद्दिद पहली बार साकिन और दूसरी बार मुतहरिक पढ़ा जाता है। यानी जिस हर्फ पे तो तस्दीद होता है वो हर्फ 2 मरतबा, लेकिन जो पहला हर्फ जो होता है वो साकिन होता है और दूसरा वो होता है मुतहरिक होता है, उसको कहते हैं हम तस्दीद। उस तरह मुसद्दिद हर्फ एक बार अपने पहले वाले हर्फ और दूसरी बार अपने से आगे वाले हर्फ से मिलकर दो बार पढ़ा जाता है। जैसे सच्चा है, सच्चा में सीन चे अलिफ, तो सच पहला जो है साकिन है और चा यहाँ पर क्या है, दूसरा हर्फ क्या है, मुतहरिक है। उसी कच्चा, कच्चा में काफ है, चे है फिर अलिफ है। कच्चा बच्चा है, बहुत तरह का इस तरह का मिसाल दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर मैंने तस्दीद जैसे किल्लत है, दिक्कत है, मिल्लत है वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत से अल्फाज हैं जो आपको तस्दीद वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि तस्दीद वाले लफ्ज़ लिखो। ये आपको जानना ज़रूरी होता है। अगर आप इम्तहान की तैयारी होती है, कभी कभी होता है कि माइनर छोटी से छोटी गलती हम कर देते हैं, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। यानी वो चीज़ हम जानते हैं फिर भी सही नहीं होने की वजह से, कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से इम्तहानात में हम गलती कर देते हैं। इसका आपको ख्याल रखना है। उसके बाद होता है तनवीन। तनवीन कहते हैं डबल जबर, डबल ज़ेर, डबल पेश। तनवीन जब किसी हर्फ के आखिर में 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश लिखा जाता है तो उसकी आवाज़ नून जैसी निकलती है, उसे तनवीन कहते हैं। ये इस लफ्ज़ पर लिखा जाता है जिसका आखिरी हर्फ नून ना होने के बावजूद उसकी आवाज़ नून जैसी हो। उर्दू में ज़्यादातर 2 ज़बर तनवीन ही मुश्तमल है। ये देखिए, हम इस तरह का लफ्ज़ लिखते हैं जैसे फ़ौरन है, तो फ़ौरन में बहुत से लोग क्या होता है कि रे पे तस्दीद डबल जबर बैठाते हैं, जबकि रे पे नहीं होता है, आखिरी हर्फ पे डबल जबर होता है। मसलन है, मजबूरन है और तकरीबन वगैरह, ये आपको ख्याल रखना है। बहुत से अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है इस चीज़ को गलत लिखते हैं, गलती करते हैं। इसका ख्याल रखना है कि फ़ौरन, मसलन, मजबूरन, तकरीबन, ये देखिए आखिरी हर्फ पे डबल ज़बर होता है। उर्दू में डबल जबर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में डबल ज़ेर, डबल पेश इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में ज़्यादातर डबल ज़बर है, डबल जबर का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ़ौरन है, मसलन है, मजबूरन है और तकरीबन वगैरह वगैरह। इसको कहते हैं हम तनवीन, जिसकी आवाज़ जो है नून की तरह निकलती है, जिनकी आवाज़ जैसे मजबूरन है, तकरीबन है, शरीफन है, इस तरह का इब्तिदाअन है, इस तरह के जितने भी लफ्ज़ हैं इस सब में क्या होता है कि आखिरी हर्फ पे डबल जबर होता है, उसको कहते हैं तनवीन। उसके बाद है हमज़ा। हमज़ा अलिफ के अलावा, हमज़ा जिसका इस्तेमाल हम इस तरह करते हैं, हमज़ा अलिफ के अलावा किसी दूसरे हर्फ की आवाज़ खींच कर निकालनी हो तो उस हर्फ पर यह अलामत यानी हमज़ा का निशान यहाँ पर लगा दी जाती है, उसे हमज़ा कहते हैं। मसलन वादिये को होशार, सरमई, उजाला, लाए, जाए वगैरह वगैरह, इस तरह के लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, हमज़ा कहते हैं। हमज़ा को भी एराब के तौर पर इस्तेमाल किया। मैंने अभी कहा था, इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि इल्म हिज़्ज़ा अलिफ से या तक के हरूफ जो मुफरद हरूफ होते हैं 39 होते हैं, 39, उसमें से 2 हर्फ को निकाल दिया जाता है, हज़्फ़ कर लिया जाता है, ताकि उन लोगों को एराब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक दुचस्मी है को और दूसरा है हमज़ा को, इन दोनों को निकाल दिया जाता है उर्दू में। एक और हर्फ है
लाम अलिफ उसको भी निकाल दिया, क्योंकि लाम और अलिफ मिलकर बना है, उसको भी हज़्फ कर लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर उसको लिखा जाता है। लेकिन हमजा दो चश्मे को ज़्यादातर एराब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, आपको जहन में रखना है। दो चश्मे को दूसरे लफ्ज़ की मदद से पढ़ा जाता है और हमजा को एराब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जिस हर्फ में इसको अलिफ की तरह खींचना पड़ता है, जैसे वादिये, कोहसार, सरमई, उजाला, लाए, जाए वगैरह वगैरह, इसको कहते हैं हमज़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है मौकूफ़। ये बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी मालूमात हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो उर्दू मुकम्मल तौर पे आप नहीं जानेंगे। उर्दू कवायद जो है कायदा से बना है। कायदा का मतलब होता है कानून। किसी भी काम को करने के लिए कायदे की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कायदे से वो काम नहीं करेंगे तो वह काम मेरा अधूरा रहेगा, नामुकम्मल रहेगा। इसी तरह उर्दू ज़बान को सही ढंग से पढ़ने के लिए हमको कायदे की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब कायदे के ये सब हिस्से हैं, इनको बुनियादी चीज़ें हैं, इनको जानना ज़रूरी है हमको होता है। तो मौकूफ़, जब एक साकिन हर्फ के बाद दूसरा हर्फ भी साकिन आए तो उसे मौकूफ़ के नाम से पुकारा जाता है। मसलन दोस्त और गोश्त में देखिए, दोस्त के और गोश्त के हिस्से बहुत से लोग, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग दोस्त और गोश्त के हिस्से नहीं कर पाते हैं। दोस्त जिसका हिस्से होता है दाल वापस दो सीन साकिन ते मौकूफ़। साकिन के मतलब होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ। दाल वापस दो सीन साकिन ते मौकूफ़ दोस्त। उसी तरह गोश्त का हिस्सा होता है गाफ वापस गो शीन साकिन ते मौकूफ़। मौकूफ़ का मतलब होता है साकिन। जब किसी हर्फ के एक बाद दूसरा हर्फ साकिन आए उसको कहते हैं मौकूफ़। गोश्त में भी हिस्सा है, देखिए यहाँ पर ते भी साकिन है, लेकिन वो एक साकिन के बाद दूसरा हर्फ जो आता है उसको कहते हैं मौकूफ़। तो ते यहाँ पर मौकूफ़ है, उसी तरह यहाँ पर भी ते जो है मौकूफ़ है। जैसे उस तरह गोश्त में शीन साकिन है और ते मौकूफ़ है, उसी तरह गोश्त में भी दोस्त में भी शीन साकिन है और ते मौकूफ़ है। उसी तरह गोश्त में शीन इसको पढ़ते हैं, छोटी शीन बड़ी शीन नहीं पढ़ते, शीन जो है साकिन है और ते मौकूफ़ है। ये आपको जहन में रखना है नहीं है ते मौकूफ़ है, ये आपको जहन है। मौकूफ़ जब किसी एक साकिन के बाद दूसरा हर्फ साकिन आता है उसको कहते हैं मौकूफ़। जैसे दोस्त है, गोश्त है, इस तरह के बहुत से अल्फाज हैं जो आपको जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद है आपको अब हमने इल्म हिज्जा को मुकम्मल कर लिया, इल्म हिज्जा को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इल्म सर्फ़ के बारे में। इल्म सर्फ़ जिसमें हम लफ्ज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इल्म सर्फ़ किसे कहते हैं? जिस इल्म से हरफ़ों के उलट फेर और तब्दीलों से बहस होती है उसे इल्म सर्फ़ कहते हैं। यानी हरफ़ों के बारे में हमने मुकम्मल तैयारी कर ली, मुकम्मल जानकारी हासिल कर ली। अब हम लफ्ज़ों के बारे में पढ़ें तो जिस इल्म से हरफ़ों के उलट फेर और तब्दीलों से बहस होती है उसे इल्म सर्फ़ कहते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। जिस इल्म से हरफ़ों के उलट फेर और तब्दीलों से बहस होती है उसे इल्म सर्फ़ कहते हैं। अच्छा, इल्म सर्फ़ में हम लफ्ज़ बनाने के बारे में सीखते हैं। किस तरह हरफ़ों की उलटफेर और तब्दीलों के ज़रिए लफ्ज़ बनता है ये आपको जानना है। किस तरह हरफ़ों की उलटफेर यानी एक हर्फ से दूसरे हर्फ को मिला करके, एक हर्फ से दूसरे हर्फ को इस तरह करके हम जोड़ करके लफ्ज़ बनाते हैं। हम लफ्ज़ के बारे में इल्म सर्फ़ में हम लफ्ज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद होता है कलमा। ये लफ्ज़ किसे कहते हैं? कलमा जुमला को भी कहते हैं, कलमा लफ्ज़ या जुमला को कहते हैं। लफ्ज़ किसे कहते हैं? इंसान के मुंह से जो बात निकलती है उसे कलमा या लफ्ज़ कहते हैं। इंसान के मुंह से जो बात निकलती है उसे कलमा या लफ्ज़ कहते हैं। अल्फाज की मदद से पूरा कलमा तश्कील पाता है, जबकि अल्फाज की मदद से पूरा कलमा, अल्फाज यानी लफ्ज़ों के मजमुआ को कलमा कहते हैं। ये चीज़ आपको जानना है। तो अल्फाज की मदद से पूरा कलमा तश्कील पाता है, जबकि हरफ़ों की मदद से अल्फाज बनते हैं। हरफ़ों की मदद से क्या बनते हैं? अल्फाज बनते हैं। लफ्ज़ कहते हैं लफ्ज़ों के मजमुआ को, हरफ़ों के मजमुआ, एक से ज़्यादा हर्फ मिल करके मानी पैदा करते हैं, उसको कहते हैं लफ्ज़ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। हरफ़ों के मजमुआ जो मानी पैदा करे उसको हम कहते हैं लफ्ज़। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसका है मानी के लिहाज से कलमा की कितनी किस्में होती हैं? तो मानी के लिहाज से कलमा की 2 किस्में होती है। एक होती है मौजू और दूसरे होते हैं महमिल। एक होता है मौजू, दूसरा होता है महमुल। मौजू
इसके बारे में हम मज़ीद जानेंगे। मौजू कहते हैं जिसका कोई मानी और मतलब हो, और महमिल उसको कहते हैं जिसका कोई मानी मतलब नहीं हो। जैसे किताब है, कलम है, कापी है, इसको कहते हैं मौजू। अब महमिल कहते हैं जैसे विताब, किताब का विताब, कलम का वलम, पानी का वानी, इसको हम कहते हैं महमिल। महमिल जिसका कोई मानी मतलब हो। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? यार अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।